गुणधर्म क्या क्या होंगे इसके? यह कमरे के तापमान पर N ट्रिपल बॉन्ड N की उच्च बंध एंथैल्पी कारण अक्रिय है परंतु उच्च ताप पर क्रियाशील है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है बेटा, समझे। कमरे के तापमान पर नाइट्रोजन बहुत कम क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है। इस बंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। परंतु जैसे तापमान बढ़ाएंगे, अगर ये बंध टूट गया तो एक बार बंध टूटने के बाद आसानी से इलेक्ट्रॉन आसानी से अभिक्रिया कर सकता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। तो क्या कर सकता है बेटा? आसानी से अभिक्रिया कर सकता है। तो कमरे के तापमान पर तो बहुत कम क्रियाशील है, परंतु जैसे ही आप यहाँ पर तापमान बढ़ाएंगे, अब क्या होगा बेटा? बंध टूटेगा और बंध टूटने पर इसमें अधात्विक प्रकृति है, इसकी विद्युत ऋणता भी अधिक है, तो ये आसानी से क्रियाशील हो सकता है। तो कमरे के तापमान पर तो कम क्रियाशील है, पर जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे इसकी रिएक्टिविटी रैपिडली इंक्रीज हो जाती है बेटा। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, उच्च ताप पर 2000 केल्विन के लगभग डाई नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए बेटा, क्या N2 प्लस O2 की अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बेटा? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो अभिक्रिया है ना बेटा, ये अभिक्रिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो अभिक्रिया ये होती है बेटा एरोप्लेन में। जो एरोप्लेन हवा में उड़ते हैं बेटा, वो एरोप्लेन जो होते हैं बेटा, वो अपने निष्कासन करते हैं बेटा क्या? NO गैस का। तो वहां पर क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है बेटा, तो वहां पर NO बन सकता है उसके एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर। वो NO जो होता है वो घातक होता है बेटा किसके लिए? ओजोन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए बेटा NO बनता कैसे। तो NO बनेगा बेटा जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेंगे बेटा, किस तरह? आप बहुत उच्च तापमान में, जैसे कि 2000 केल्विन के तापमान पर। तो क्या मिलेगा बेटा? आपको NO मिलेगा। NO में नाइट्रोजन पर क्या आवेश है बेटा? +2 आवेश है। ये क्या है बेटा हमारे पास में? ये किसकी है? ये क्या नाम है इसका बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड नाम है। नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम है बेटा। अच्छा, अगर NO की संरचना के बारे में हम बात करें बेटा, तो NO की संरचना बहुत ही अलग टाइप की संरचना होती है। यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य यदि आप बंध की बात करें तो ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोश में बेटा 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर क्या होता है? डबल बॉन्ड तो बनेगा, परंतु ये जो बंध है बेटा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। ये एक विशेष प्रकार का बंध होता है बेटा, इसको बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। इसको बेटा याद रख के चलेंगे आपके NO के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। मतलब कि ये जो ऐसा बंध है इसमें क्या होता है? एक बंध में 3 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, इसलिए क्या याद रखेंगे आप? इसको 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। तो बेटा याद रखेंगे कि NO में 3 इलेक्ट्रॉन बंध पाया जाता है ऐसे। तो बेटा NO की तरह ClO2 में भी ऐसे कैसे होता है, इसको भी याद रख सकते हैं आप। ClO2 में भी ऐसे कैसे होता है? ClO2 को संरचना बनाए तो बेटा मैं आपके लिए Cl के साथ डबल बॉन्ड O ये होता है और डबल बॉन्ड ये होता है बेटा ClO2 की संरचना। यहां पर एक लोन पेयर ऐसा बचा रहेगा और एक कोई बंध के अंदर कोई भी बंध साहब इसके अंदर तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है परंतु 1 इलेक्ट्रॉन और होता है। तो यहां पर भी क्या होता है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो बेटा याद रख के चलेंगे कि आप हमारे सिलेबस में 2 प्रजाति ऐसी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। कहां पर? एक तो ClO2 में और एक NO के अंदर। यहां पर क्या होता है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है कि एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया क्या होती है? CaC2 के साथ अभिक्रिया। देखिए बेटा, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया नाइट्रोजन से करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको? कैल्शियम CN2, CaCN2। इसका नाम होता है बेटा कैल्शियम, इसका नाम क्या होता है बेटा? कैल्शियम साइनामाइड। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? कैल्शियम साइनामाइड। ये अभिक्रिया पहले भी देख करके आ चुके हैं S ब्लॉक के अंदर। याद रखे बेटा अभिक्रिया को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ में CaCN2 के साथ में यहां पर क्या बनता है बेटा हमारे पास में? कैल्शियम साइनामाइड बनता है। आपको याद होगा बेटा हमने वहां पर सीखा था नाइट्रोलिम के बारे में, तो वहां से रिलेशन कर सकते हैं बेटा, आप इसको रिलेट करके चल सकते हैं। अगली देखिए बेटा यहां पर हमारे पास में उपयोग क्या होगा? द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थ तथा भोज्य पदार्थों को परिरक्षित करने में प्रशीतक के रूप में तथा क्रायो सर्जरी में करते हैं। क्रायो सर्जरी का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पर टेम्परेचर को हमें कम चाहिए होता है वहां पर हम यूज करते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा बेटा लिक्विड नाइट्रोजन होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं बेटा तापमान को कम करने में। तो बेटा लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है? लिक्विड, अब आप कुछ सोचो बेटा, नाइट्रोजन तो कमरे के तापमान पर गैस है, उसको अगर आपको लिक्विड करना है तो आपको तापमान को बहुत अधिक कम करना पड़ेगा। तो लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं बेटा टेम्परेचर को कम करने के लिए। इस तरह से आप बातें बता सकते हैं। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, औद्योगिक प्रक्रमों में अक्रिय वातावरण प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए बेटा औद्योगिक प्रक्रम बहुत सारे होते हैं जहां पर हमें क्या होता है कि वहां पर कोई वायु नहीं चाहिए होती, क्योंकि वायु के अंदर बेटा ऑक्सीजन जो कि आसानी से अभिक्रिया कर सकती। तो वहां पर हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की बंध ऊर्जा बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में त्रिबंध है, इसलिए वो आसानी से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो वहां पर अगर आपको कोई इनर्ट एटमॉस्फेयर अक्रिय वातावरण बनाना है तब आप क्या करेंगे बेटा? वहां पर N2 का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा हमारे पास अगला यौगिक है अमोनिया NH3। NH3 की यदि बात करें संरचना, आप सभी लोग जानते हैं बेटा NH3 की संरचना क्या होता है? नाइट्रोजन है हमारे पास, इसके पास में एक लोन पेयर होता है और यहां पर 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से यहां पर जुड़े हुए बताए जा सकते हैं। ये संरचना है बेटा किसकी? अमोनिया की। इसके विरेचन की बात करें बेटा, पहली बात यूरिया से कैसे बनेगा?
यूरिया के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है। NH2CO NH2 की रिएक्शन हम करेंगे बेटा किसका, H2O के साथ। तो बेसिकली यहां पर होता क्या है, ये H2O होता है बेटा, क्या करता है यहाँ पे अटैक करता है, कहां पर, कार्बन पर अटैक करता है। अगर मैं आपको संरचना बनाकर बताऊं बेटा तो क्या होता है यहाँ पर एक्चुअली में, ऐसा होता है बेटा, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है, ये NH2 यहां पर होता है और एक NH2 बेटा यहां पर होगा। अब जब इसकी अभिक्रिया हम H2O से करेंगे तो होता क्या है बेटा कि ये जो पाई बॉन्ड है यहां पर शिफ्ट हो जाता है, ये H2O का यहां पर अटैक करेगा। तो जब यहां पर अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा, जब अटैक करेगा तो ये OH यहां जुड़ेगा, ये NH2 माइनस यहां से फ्री हो जाएगा, यहां से H+ फ्री होगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनेगा, ये बन गया बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां रहेगा बेटा हमारे पास में NH2 और यहां जुड़ जाएगा बेटा हमारे पास क्या, OH। ये ऐसे अभिक्रिया होता है। बात समझाइए बेटा आपको, ये अटैक यहां पर करेगा ऐसे, यहां से ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और साथ में क्या बनेगा बेटा हमारे पास में अमोनिया बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ये तो हुआ एक स्टेप में। दोबारा इस पर वाटर अटैक करेगा, जब दोबारा इस पर वाटर अटैक करेगा तो बेटा दोबारा वाटर अटैक करने पर क्या होगा, अगेन यहां पर फिर से वाटर अटैक करेगा, अब की बार यहां से, तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास में कार्बन डबल बॉन्ड O बनेगा, ये OH आ गया, इधर में OH आ गया ये, और साथ में यहां पर अमोनिया गैस उत्सर्जित हो जाएगा ऐसे। अब आप ये बात जानते हैं बेटा कि एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, ये पता है बेटा आपको, एक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं, एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते। तो यहां से क्या होगा, आप 2 OH को हटा दीजिए इस तरीके से, ये तो बना बेटा हमारे पास में OH ये और ये इस प्रकार से, इसको हटा दिया बेटा आपने यहां से, तो ये HOH हट गया, तो क्या बचा बेटा हमारे पास CO2। तो देखो बेटा क्या बन रहा है, अमोनिया H2O CO2, ऐसा समझ सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं मैं, समझना बेटा, हमारे पास संरचना बेटा यूरिया की NH2CO NH2, NH2CO NH2 पे वाटर अटैक कर रहा है, वाटर अटैक करेगा बेटा, यहां पर पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है तो वाटर यहां अटैक करेगा कार्बन पर, NH2 माइनस हटेगा यहां से, OH जुड़ेगा, H+ जाएगा, क्या बनेगा बेटा हमारे पास अमोनिया। तो ये बन गया कार्बन के पास में OH डबल बॉन्ड हो NH2, दोबारा अटैक करेगा वाटर यहां पर, अगेन यहां पर NH2 माइनस हटेगा, यहां पर OH जुड़ेगा। जब OH आ जाएंगे, एक कार्बन में 2 OH स्थायी नहीं होते तो HO और H बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास में CO2 बन जाएगा। ऐसे अभिक्रिया करके बता सकते हैं। तो बेटा ऐसे अभिक्रिया बता सकते हैं, यूरिया पर वाटर की अभिक्रिया करने पर क्या मिलेगा हमें, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा और उससे हमें अमोनिया H2O और CO2 इस प्रकार यहां पर बताया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा यहां पर अमोनिया लवण से, अमोनियम लवण से कैसे होगा, देखिए बेटा NH4Cl का अभिक्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यदि करते तो क्या होगा, इसको आप बेटा ब्रेक करके देखो। अगर आप इसको ब्रेक करते तो क्या मिलेगा बेटा आपको, ब्रेक करके देखो क्या मिलेगा, NH4+Cl माइनस, कैल्शियम +2 और OH माइनस, ऐसे मिलेगा ना। अब आप देखो बेटा ब्रेक करके देखो, NH4+ कहां जाएगा बेटा, OH के पास, ये OH कहां जाएगा बेटा NH4+ के पास, Cl कहां जाएगा बेटा कैल्शियम +2 के पास। तो क्या अभिक्रिया होगी, कैल्शियम +2 गया Cl के पास, तो क्या बना बेटा CaCl2। अब जब NH4+ और OH माइनस जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा NH4OH। अब एक अभिक्रिया बेटा मैंने आपको पहले समझाई थी कि NH4OH जो होता है, इसको आप क्या मान करके चल सकते हैं, इसको मान करके चल सकते हैं ये क्या है बेटा, अमोनिया का जल में विलयन। ये दो रिएक्शन मैंने आपको याद करने के लिए बोला था बेटा, एक तो H2CO3 का, एक NH4OH का। तो बेटा NH4OH में बेसिकली क्या है, अमोनिया प्लस वाटर। तो चूंकि यहां पर NH4+OH के पास गया NH4OH बनेगा और उसी NH4OH को हम अमोनिया प्लस वाटर लिख सकते हैं, तो इस प्रकार भी हमें अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं। यह भी एक तरीका है बेटा कैसा अमोनिया को प्राप्त करने का। नेक्स्ट देखिए बेटा अमोनियम सल्फेट का अभिक्रिया NaOH के साथ में, बिल्कुल सेम टू सेम अभिक्रिया होगा। इसको आप ब्रेक करके देख सकते हैं बेटा कैसे ब्रेक होगा, ये NH4 के ऊपर प्लस, SO4 पर -2, Na पर प्लस, OH पर माइनस, क्या होगा बेटा माइनस जाएगा प्लस के पास, माइनस जाएगा बेटा प्लस के पास, NH4OH बनेगा, अगेन NH4OH को हम अमोनिया प्लस वाटर लिख देंगे और Na और SO4 जोड़ करके क्या बन जाएगा बेटा Na2SO4। तो जब कभी किसी अमोनिया लवण की, ध्यान दो बेटा, किसी अमोनियम लवण की अभिक्रिया करेंगे किसी प्रबल क्षार के साथ, तब क्या मिलेगा बेटा हमें अमोनिया मिलेगा। इस बात को याद रखना, नोट कर लो इसको कि अमोनियम लवण की प्रबल क्षार से अभिक्रिया करने पर हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया गैस मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप चाहो तो KOH भी ले सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन होगी। तो आप याद रखेंगे बेटा कि अमोनियम लवण की किसी प्रबल क्षार से अभिक्रिया करने पर हमें अमोनिया गैस मिल सकती है। इस प्रकार से इसका विरेचन बताया जा सकता है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा अमोनिया, अब और कैसे विरेचन करेंगे बेटा, इंडस्ट्रियल मेथड आया हमारे पास में। औद्योगिक रूप में अमोनिया को हेबर प्रक्रम द्वारा प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत कॉमन प्रोसेस है, हो सकता है बेटा आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी हो इसके बारे में। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है बेटा, देखिए N2+3H2 से हमको ट्वाइस NH3 मिलेगा। ये प्रोसेस क्या बोलते हैं बेटा, हम हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर अगर बात करी जाए तो अगर हमें प्रोसेस के अंदर देखें कि ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, तो कंडीशन क्या होती है बेटा इसके अंदर कि हमको उच्च दाब रखना होता है, उच्च दाब रखेंगे और क्या रखेंगे बेटा, यहां पर निम्न तापमान रखेंगे, निम्न तापमान रखना चाहिए।
हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये इसके लिए उत्पादन की बहुत बढ़िया कंडीशन है। अगर आपको अमोनिया अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए तो आप दाब को उच्च रखेंगे और तापमान को निम्न रखेंगे। निम्न का मतलब ये नहीं कि आप उसको नेगेटिव में ले गया, जीरो पे ले आए, कमरे के तापमान में करेंगे, नहीं। किसी भी प्रक्रम को करने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता तो होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी से आपको अधिक ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, कम से कम उसके बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी। हाँ, उस तापमान पर अगर आप रखते हैं तो वहां पर यह अभिक्रिया बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है, क्योंकि इसके लिए हमको कम तापमान चाहिए और हाँ, दाब अधिक से अधिक होना चाहिए। प्रेशर को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको अधिक से अधिक अमोनिया के मोल्स मिल सकते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल के द्वारा। वो मैं आपको यहां पर नहीं समझा रहा हूं, ये चीज आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ करके आ जाते हैं। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, इस प्रक्रम में साम्य की दर को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक, याद रखना बेटा आपको, उत्प्रेरक कौन है? आयरन ऑक्साइड। कौन है बेटा? आयरन ऑक्साइड का K2O का तथा Al2O3 की सूक्ष्म मात्रा के साथ में उपयोग होता है। इसको याद रखेंगे बेटा आप। इसमें क्या क्या यूज होता है बेटा? आयरन ऑक्साइड, K2O और Al2O3 का प्रमोटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बेटा, यहां पर कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, उत्प्रेरक के तौर पर यहां पर इस्तेमाल होता है। इस बात को याद रखेंगे बेटा आप। दूसरी बात, इसके लिए बहुत बढ़िया कंडीशन क्या है बेटा? परफेक्ट कंडीशन क्या है कि तापमान हमारा निम्न होना चाहिए और दाब हमारा उच्च होना चाहिए। परंतु निम्न तापमान का मतलब ये नहीं कि कमरे के तापमान पर कर देंगे, नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर तो कम से कम एनर्जी हमें देनी ही पड़ेगी, तभी जाकर अभिक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अभिक्रिया करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खाएगा। नाइट्रोजन में N में ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए ऊर्जा चाहिए चाहिए। हाइड्रोजन में H और H के बीच में क्या है बेटा? 1s अतिव्यापन, बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए तोड़ने के लिए। तो ये आसानी से कमरे के तापमान में अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो पहले तो आपको इन बंधों को तोड़ना पड़ेगा। हाँ, जब एक बार ये बंध टूट जाएंगे फिर अभिक्रिया आसानी से हो सकती है। ऐसे हम यहां पर बता सकते हैं किस प्रक्रम के द्वारा बेटा? हेबर प्रक्रम के द्वारा यहां पर बातें बताई जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अमोनिया के कुछ गुणधर्मों के बारे में। पहली बात देखिए बेटा, यह एक रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। देखो बेटा, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है बेटा। कैसी गैस है तीक्ष्ण गंध वाली? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? हम पंजेंट ऑर्डर बोलते हैं, पंजेंट स्मेल होती है। अगर आप बच्चों को यह बात पता नहीं कि पंजेंट स्मेल कैसी होती है बेटा, तो बेटा वॉशरूम के यहां से जो हमें स्मेल आती है, यूरिन की जो स्मेल आती है, वो यूरिन की जो स्मेल होती है वही स्मेल अमोनिया की होती है। वो स्मेल ही किसकी होती है बेटा? अमोनिया की स्मेल होती है। तो बेटा वॉशरूम के यहां से, बाथरूम वगैरह के यहां से जो हमें स्मेल आती है बेटा यूरिन की, क्योंकि यूरिन में यूरिया होता है और यूरिया हमें क्या देता है बेटा? अमोनिया देता है। इस तरीके से वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर हमें क्या स्मेल आती है? अमोनिया की स्मेल आती है। तो उस वैसी स्मेल से रिलेट कर सकते हैं तीक्ष्ण गंध कैसी होती है। पंजेंट ऑर्डर कैसा होता है बेटा? इसका ऐसा ऑर्डर होता है। हाँ, कलर तो होता नहीं है, बात हम जानते हैं बेटा, कलरलेस होती है। कैसी होती है? रंगहीन होती है, पर तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। अगली बात, अमोनिया गैस जल में अत्यधिक घुलनशील है। इसका जलीय विलयन OH आयन बनने के कारण दुर्बल क्षारीय होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अमोनिया जल के साथ में H बंध बना सकता है। यह बात आप सीख करके आ चुके हैं। अमोनिया जल में घुलनशील है, क्यों? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, जो कि बगल में रखे हुए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में H बंध बना सकता है। तो चूंकि दोनों आपस में H बंध बना सकते हैं और H बंध बनाने की वजह से आपस में बहुत बढ़िया तरीके से घुल सकते हैं। तो अमोनिया बहुत बढ़िया तरीके से घुलता है बेटा जल के अंदर, क्योंकि ये आपस में H बंध बना सकते हैं। तो जब ये जल में घुलेगा तो क्या देगा बेटा? आपको NH4+ और OH-। चूंकि ये इसका जलीय विलयन आपको क्या दे रहा है बेटा? OH- दे रहा है, और जो आपको OH- देता है वो क्या होता है बेटा? आपको क्षार होता है। तो ये कैसा है बेटा? दुर्बल क्षार हो। कैसा होगा बेटा? ये आपको दुर्बल क्षार का व्यवहार दर्शा सकता है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, दुर्बल क्षार के रूप में यह विभिन्न धातु लवणों के इनके हाइड्रोक्साइड कुछ धातु की स्थिति में जलीय ऑक्साइड को अवक्षेपित करते हैं। उदाहरण के लिए ये आएगी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका कि आगे चल के आप कोऑर्डिनेशन में भी यूज देखेंगे। जैसे कि ZnSO4 की अभिक्रिया बेटा NH4OH से करेंगे तो क्या होगा? अब देखो बेटा, अभिक्रिया बहुत आसान है, आपको प्लस और माइनस करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट करना है बेटा। आपको कैसे तोड़ेंगे बेटा इसको? कैसे? जिंक पर आएगा बेटा +2 SO4 -2 NH4 OH पे माइनस। जिन बच्चों को समझना है तो मैं बताता हूं बेटा मैं आपको। जिंक पे आएगा +2 SO4 पे जाएगा बेटा -2। इसको तोड़ेंगे बेटा कैसे? NH4 को देंगे बेटा हम +1 चार्ज, OH को देंगे बेटा -1 चार्ज। इसका माइनस जाएगा इसके प्लस पर, इसका माइनस जाएगा बेटा इसके प्लस पर। क्या बनेगा बेटा? हमें ZnOH होल ट्वाइस, ये इसका श्वेत अवक्षेप होता है, और अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 बन जाएगा, जो कि विलय नेचर का होता है। ध्यान रखिए बेटा कि अमोनियम के जो यौगिक होते हैं वो भी आयनिक प्रकृति के होते हैं। क्या याद रखेंगे? अमोनियम के यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। इस बात को मैं आपको पहले ही बता करके आ चुका हूं, नहीं याद आ रहा है तो लिख लेना बेटा। अमोनियम के यौगिक भी आयनिक प्रकृति के ही होते हैं। तो बेटा इस प्रकार से क्या बनेगा? श्वेत अवक्षेप बनेगा इसका। नेक्स्ट अभिक्रिया देखो बेटा, FeCl3 का अभिक्रिया NH4OH के साथ में। जब FeCl3 का अभिक्रिया NH4OH का करेगा तो क्या बनेगा बेटा? हमें Fe2O3.XH2। ये क्या होता है बेटा? रस्ट। याद है बेटा आपको? रस्ट यानी कि जंग, जो जंग लग जाती है आयरन पर, उसका सूत्र बेटा ये वो बन जाता है बेटा, जिसका ये भूरा अवक्षेप होता है। और साथ में क्या बन गया बेटा? NH4Cl। तो ऐसे यहां पर अभिक्रिया करके इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए बेटा, अमोनिया पर इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति कारण यह लिगेंड के रूप में कार्य करता है
तथा इसका उपयोग धातु आयन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको भी आप याद रख के चलेंगे। इसका भी यूज देखेंगे बेटा आप कहां पर, कोऑर्डिनेशन के अंदर। देखिए बेटा, कॉपर +2 का अभिक्रिया अमोनिया से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था बेटा कि लिगेंड क्या होता है, वह प्रजाति जो कि अपना लोन पेयर साझा कर सकता है। अब नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो जब नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है तो यह एक लिगेंड की भांति कार्य करेगा। और जो डी ब्लॉक के धातु होते हैं, जो संक्रमण धातु है या फिर डी ब्लॉक के धातु जो होते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से संकुल यौगिक का सह संयोजक तरीके से निर्माण कर सकते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स का। तो यहां पर कॉपर +2 के साथ में अमोनिया लिगेंड की भांति कार्य करेगा, और लिगेंड की भांति कार्य करेगा तो कॉपर +2 के साथ में अटैच होकर क्या बनाएगा बेटा, CuNH3 गहरा नीला यौगिक बनाता है। मान लीजिए कि अगर हम यहां पर लाता है बेटा कॉपर सल्फेट लेते, CuSO4 का अभिक्रिया अगर हम करते बेटा किसके साथ में, अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करते, तब यहां मिलता है यौगिक मिलता बेटा CuNH3 और इसका होता है बेटा कलर डीप ब्लू, गहरा नीला। इसको बोलते हैं बेटा स्विट्जर सॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, स्विट्जर सॉल्ट बोलते हैं। याद रखिएगा बेटा इसको क्या बोलते हैं, स्विट्जर सॉल्ट। आगे चल के कोऑर्डिनेशन में दोबारा आएगा, नाम याद रखना, मैं आपसे नाम पूछूंगा इसका कि स्विट्जर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे अमोनिया अभिक्रिया कर सकता है, क्यों, क्योंकि अमोनिया अच्छे लिगेंड की तरह भांति कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर उपस्थित है। जिस प्रजाति के पास में अष्टक पूर्ण होने के बाद लोन पेयर होगा वह लिगेंड की भांति कार्य कर सकता है। ऐसा लिगेंड के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, अगर AgCl का अभिक्रिया अमोनिया से करते हैं। अब AgCl की अगर बात करें बेटा तो Ag क्या है हमारे पास, सिल्वर। इस पर क्या आवेश है बेटा, Ag पर +1 आवेश है। Ag+ के बगल में 2 अमोनिया आएंगे, Ag+ के बगल में 2 अमोनिया, तो NH3 ये रंगहीन यौगिक बनाएगा। तो बेटा ये भी श्वेत अवक्षय पता, ये क्या बनाएगा बेटा, आपको रंगहीन यौगिक का निर्माण करेगा। इस प्रकार से यहां पर अमोनिया क्या कर रहा है, यहां पर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये लिगेंड की भांति कार्य कर रहा है। तो ये अमोनिया भी क्या है बेटा, यहां पर लिगेंड की भांति कार्य करेगा। ये लिगेंड है, वो यहां भी अमोनिया क्या है बेटा, एक लिगेंड की भांति कार्य कर रहा है। इस तरह से यहां पर बातें बता सकते हैं। तो बेटा अब हम बात करेंगे अमोनिया की क्लोरीन से रिएक्शन को लेकर के। अब जब हम अमोनिया की क्लोरीन से रिएक्शन को लेकर बात करते हैं बेटा, तो जो क्लोरीन से हमारी अभिक्रिया है उसको बेटा हम 2 तरीके से देखेंगे। मतलब एक बार तो तब जब हम क्लोरीन को अधिक मान करके चलेंगे, दूसरी बार तब जब हम अमोनिया को अधिक मान करके चलेंगे। और दोनों ही केस के अंदर अलग अलग उत्पाद बनते हैं, उसके बारे में देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें यहाँ पर अमोनिया के आधिक्य में अभिक्रिया दी हुई है। इस अभिक्रिया को समझने के लिए पहले आपको दूसरी अभिक्रिया को समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया, देखो पहले हम क्या करेंगे बेटा, क्लोरीन के आधिक्य वाली अभिक्रिया को देखेंगे और उससे हम अमोनिया के आधिक्य वाली अभिक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होगा, जब क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, तो नेचुरल सी बात है बेटा, क्लोरीन जो है हमारा वो अधिक मात्रा में होगा, तो अमोनिया जो होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वो कम मात्रा में होगा। तो क्लोरीन अधिक मात्रा में है तो बेटा क्लोरीन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। क्लोरीन अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर भी अटैक करेगा और हाइड्रोजन पर भी अटैक करेगा। जब क्लोरीन नाइट्रोजन पर अटैक करेगा तब क्या बनाएगा बेटा, ये NCl3 बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ में NCl3 बन जाएगा और हाइड्रोजन के साथ में क्या बना लेगा बेटा, HCl बना लेगा। इसका मतलब अगर क्लोरीन यहां पर अटैक करता है तो HCl का निर्माण हो जाता है। यहां तक बात क्लियर है बेटा आपको। क्लोरीन ने क्या करा, नाइट्रोजन पर अटैक करा, क्लोरीन ने ही हाइड्रोजन पर भी अटैक करा। जब नाइट्रोजन पर अटैक करेगा तो NCl3 बनाएगा और हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो HCl का निर्माण करेगा। ये कब है, ये तब है जब हमारा क्लोरीन क्या है बेटा, एक्सेस में। एक्सेस का मतलब क्या है बेटा, आधिक्य में है, अधिक मात्रा में है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, जब हमारे पास में अमोनिया आधिक्य में होगा, मतलब अमोनिया की मात्रा क्या है बेटा, एक्सेस में। अब नेचुरल सी बात है कि अगर अमोनिया आधिक्य में होगा तो क्लोरीन जो होगा Cl2 ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा, ये कम मात्रा में होगा। जब ये कम मात्रा में होगा तो ये पूरा रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो जब ये पूरा रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो इसके जो यौगिक बनेंगे वो इस प्रकार के नहीं बन सकते, इसलिए यहां बन रहे हैं। हाँ, यहां पर जब क्लोरीन जब यहां पर हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तब HCl का निर्माण जरूर करेगा। तो एक्चुअली में ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है बेटा 2 चरणों में होती है। कैसे होती है समझे इसको। बात यहां पर ये कि जब शुरुआत में अमोनिया क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा बेटा, एक तो बनाएगा HCl। अभी देखा बेटा आपने HCl बनता है और साथ में जो बचा रहेगा नाइट्रोजन, क्योंकि ये अधिक मात्रा में है तो ये बचा रहेगा। तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में मिलकर के खत्म हो जाएगा और HCl का निर्माण कर लेगा और जो बचा रहेगा वो नाइट्रोजन के रूप में निष्कासित कर दिया जाएगा। अब बात यहां पर यह है कि चूंकि हमारा अमोनिया जो है बेटा वो कैसा है, अधिक मात्रा में है, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ मात्रा में अमोनिया बचा भी रहेगा। जब कुछ मात्रा में अमोनिया बचा रहेगा तो अब अमोनिया की नेचर कैसा है बेटा, अमोनिया है क्षार प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होता है बेटा अमोनिया। और HCl की अगर बात करें तो HCl क्या होगा बेटा, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो यदि इस अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो अभिक्रिया होने पर क्या हुआ, अमोनिया कुछ मात्रा में बचा रहेगा और यहां पर HCl बन गया। और एक ही सॉल्यूशन में क्षार और अम्ल एक साथ नहीं रह सकते, एक की तरह से एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, इन दोनों में अभिक्रिया हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो अमोनिया बचा हुआ होगा ये क्या कर लेगा, इस HCl के साथ में यौगिक बना लेगा। अब बेटा ये एक क्षार है, ये एक अम्ल है, और क्षार और अम्ल में क्या अभिक्रिया होगी, एक लवण बन जाएगा क्या, NH4Cl। इस प्रकार से NH4Cl निर्माण हो जाएगा।
तो अगर हम इस पूरी रिएक्शन को सम करके बताना चाहते हैं तो पूरी रिएक्शन का सम क्या होगा बेटा, अगर हम दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं बेटा HCl से HCl कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास में रिएक्शन क्या बनेगी, हमारे पास में रिएक्शन बनकर के आएगी NH3 प्लस Cl2। इससे हमें क्या मिलेगा बेटा, एक तो मिलेगा हमें यहां पर N2 और साथ में हमें क्या मिल जाएगा NH4Cl। इस तरह का हम रिएक्शन बता सकते हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं रिएक्शन बनी कैसे होगी, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनी। इसको मैंने यहाँ पे बैलेंस नहीं करा, आप चाहें तो बैलेंस करके देख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात यहाँ पर सिंपल सी है बेटा, आप चाहो तो उसका 2 अमोनिया लिख सकते हो, एक ही बात है। इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होती। तो जब अमोनिया के एक्सेस में होगा तब बनेगा नाइट्रोजन और NH4Cl, और जब क्लोरीन एक्सेस में होगा तब बनेगा हमारे पास में NCl3 और HCl। इस तरह से बेटा दोनों रिएक्शन को आपको देख करके चलना है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक जिसके बारे में यहाँ पर हमें दिया हुआ है बेटा, नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में दिया हुआ है। देखिए बेटा नाइट्रोजन के अगर यौगिकों की बात करें, खास करके उसका ऑक्साइडों के बारे में अगर बात करी जाए, तो नाइट्रोजन अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। ये जो बेटा आपके सामने टेबल दिया हुआ, ये का ये टेबल बेटा आपको NCERT में भी मिल जाएगा। तो ये जो टेबल है बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड जो बन सकते हैं उन सबके यहाँ पर बताया गया क्या क्या ऑक्साइड बन सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, एक एक करके ऑक्साइड के बारे में देखें। देखो बेटा सबसे पहले आता है हमारे पास में डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है बेटा, देखिए डाइनाइट्रोजन का मतलब 2 नाइट्रोजन है, मोनोऑक्साइड का मतलब 1 ऑक्सीजन, तो बेटा N2O बन गया। नेक्स्ट देखो बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, 1 नाइट्रोजन है 1 ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब आप एक बात और देखो बेटा, N2O जो यौगिक है ना हमारे पास में, इस यौगिक का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और NO यौगिक जो होता है बेटा इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये अस और एक नाम कैसा है आपको पता है बेटा, कि जो उच्च ऑक्सीजन अवस्था में होता है उसका नाम क्या एक आता है, आप देख सकते हो NO के अंदर नाइट्रोजन पर चार्ज +2 होगा, और जो निम्न में होता है उसके ऊपर चार्ज अस, निम्न जो होता है उसके नाम के पीछे अस आता है, जैसे कि आप देख सकते हो नाइट्रोजन पर यहाँ पर +1 होगा। दूसरी बात ये बेटा, ये बात आप सीख करके आए थे बेटा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, पीरियोडिक टेबल में आपने ये बात सीख ली थी कि NO और N2O दोनों ही किस प्रकार के होते हैं बेटा, उदासीन होते हैं। याद है ना बेटा आपको, आपने 4 प्रकार के उदासीन ऑक्साइड पढ़े थे, कौन कौन से, N2O, NO, CO और H2O। जो N2O और NO दोनों ही क्या बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो दोनों किस प्रकार के बेटा, उदासीन है। पहली बात तो ये। अब इसके हम प्रिपरेशन के बारे में, निर्माण की विधि के बारे में भी देखेंगे, कुछ मेन बातें जो आपको समझनी वो बता रहे हैं। पहले देखिए डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बन गया। इसके बाद अगला बनेगा बेटा डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की अगर बात करें तो बेटा 2 नाइट्रोजन होंगे, 3 ऑक्सीजन होंगे। नेक्स्ट देखो बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पहले ही बता करके आ चुका हूं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग उप सह संयोजक बंध के एकमात्र एक्सेप्शन के बारे में हमने पढ़ाई करी थी, और वो कौन था बेटा, NO2 था। याद है बेटा आपको, मैंने बताया था आपको NO2 के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से उसके अंदर कैसा गुण आता है, अनुचुंबकीय व्यवहार उसके अंदर आता है, वह एक भूरे रंग की गैस होती है। तो बेटा यहां पर एक बात देखो, N2O की अगर बात करें, N2O भी गैस है, NO भी गैस होगा और NO2 भी गैस होगा। ये 3 जो है हमारे पास मेन यौगिक निकल करके आए, वो कौन कौन से बेटा, गैसियस यौगिक है। कौन कौन से, एक तो N2O, एक NO और एक NO2। इन तीनों के अंदर से N2O और NO ये दोनों क्या होंगे बेटा, रंगहीन होंगे, और जो NO2 होगा ये रंगीन होगा। इसका रंग कैसा होता है बेटा, भूरे रंग का इसका रंग होता है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अगर आप ध्यान दो बेटा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर मैं दुगुना कर दूं, अगर मैं इसका द्विलक बना दूं, अगर मैं NO2 के दो अणु को एक साथ जोड़ दूं, मतलब कि अगर मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, इसको मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 2 कर दूंगा, तो NO2 इंटू NO2 या फिर NO2 प्लस NO2 अगर मैं कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, N2O4। तो बेसिकली N2O4 है क्या, कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसका द्विलक है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा होता है, रंगीन प्रकृति का होता है। तो क्या डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी रंगीन प्रकृति का होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझे बेटा इसको इस तरीके से। देखिए अगर हम NO2 की संरचना के बारे में देखें, तो बेटा NO2 की संरचना हम सभी लोग जानते हैं, N के साथ में डबल बॉन्ड O होता है, और इधर में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है, और एक इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है बेटा हमारे पास में NO2 की संरचना, चूंकि यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, यह अनुचुंबकीय होगा, और इसी वजह से क्या होता है बेटा, भूरे रंग का होता है। अब जब ये NO2 बगल में दूसरा NO2 के साथ में यौगिक बनाएगा, तो अगर बगल में बेटा अगर हम एक और NO2 लेकर के आते हैं, तो बेटा N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O इस तरीके से होगा, और इसके पास में एक अयुग्मित होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, यहां पर ऐसे यौगिक का निर्माण कर लेंगे। इसी चीज को बेटा मैंने आपको द्विलकीकरण और बहुलकीकरण के अंदर भी समझाया था, कि कभी कभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली प्रजातियां भी आपस में मिलकर के द्विलक का निर्माण कर लेती है। अब जब N2O4 का निर्माण हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, और अयुग्मित नहीं होने की वजह से ही इसमें कोई रंग नहीं होगा। इसलिए NO2 तो कैसा है बेटा, रंगीन है, परंतु N2O4 कैसा होगा बेटा, रंगहीन होगा। N2O4 रंग नहीं होगा क्योंकि वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, वो कैसी प्रजाति है,
वो कैसी प्रजाति बेटा, वो एक प्रतिचुंबकीय प्रजाति बताई जा सकती है। नेक्स्ट बाद में देखिए बेटा लास्ट मेथड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। N2O5 की संरचना के बारे में देखते हैं बेटा, संरचना कैसे बनेगी इसकी। N2O5 के बारे में देखते हैं। ये क्या बनाया बेटा हमने, ये तो बनाया हमने N2O4, ये बनाया बेटा हमने N2O4। अब N2O5 के बारे में अगर बात करें तो नाइट्रोजन, इसके बीच में एक और ऑक्सीजन और यहां पर आ गया नाइट्रोजन, फिर इसके पास में डबल बॉन्ड O लगाएंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O यहां पर लगाया जाएगा, फिर डबल बॉन्ड O लगाएंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O यहां पर लगाया जाएगा। ये क्या बन गई बेटा संरचना हमारे पास बन गई N2O5 की संरचना। ये बन गई बेटा हमारे पास में N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इस प्रकार से बताया जा सकता है। अब देखो बेटा अगर हम इसके बात करें क्या क्या हमारे पास ऑक्साइड बने, हमने देखा बेटा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों तो क्या है बेटा गैस है। इसके अलावा N2O3, N2O4, N2O5, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये तीनों किस प्रकार के होंगे बेटा, ये कमरे के तापमान पर ठोस होंगे या फिर वो द्रव अवस्था के अंदर बताए जा सकते हैं। तो बेटा अभी अभी हमने संरचना देखी बेटा किसकी, N2O4 की, N2O5 की। चलिए N2O3 की संरचना भी देख लेते हैं। तो बेटा N2O3 क्या होगा, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। N2O3 के अंदर बेटा नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन होगा, ये नाइट्रोजन है हमारे पास में, यहां पर बेटा डबल बॉन्ड O होगा और ये इस प्रकार से बेटा हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड O बताया जा सकता है। ये बेटा संरचना हमारे पास किसकी बन गई बेटा, N2O3 की संरचना बन गई। तो ये बन गया बेटा हमारे पास में क्या, N2O3, ये बेटा बन गया हमारे पास क्या, N2O3 संरचना, ये बन गई हमारे पास N2O3। अच्छा N2O के संरचना के बारे में आप लोग पहले ही जान करके आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर आपको मैं संरचना बता करके आ चुका हूं। दोबारा देख सकते हैं बेटा संरचना आप इसके N2O की, ये बनेगा N और N में ट्रिपल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बेटा हमारे पास O के साथ में। ये संरचना बन गई हमारे पास में किसकी, N2O की। और बेटा NO के बारे में मैं आपको पहले ही बता करके आ चुका हूं कि NO एक ऐसा प्रजाति होता है जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उपस्थित होता है, याद है आपको। तो बेटा NO के अंदर आप देख सकते हैं N और O के मध्य में ऐसे डबल बॉन्ड होगा, परंतु इस बंध में 1, ये 2 और 3, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन शामिल होंगे। तो NO के अंदर क्या होता है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, इस बात को मैं आपको पहले ही बता करके आ चुका हूं। NO में हो गई बात या ClO2 में आ गई बात, वहां पर क्या होगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। तो बेटा याद, ये तो बात होगी इन सबके नाम के बारे में, ये बात होगी बेटा इन सबके संरचनाओं के बारे में। मेरे हिसाब से बेटा संरचना आप सभी बच्चों को क्लियर है। इन सभी संरचनाओं को आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि किसके अंदर NON बंद होगा, किसके अंदर NON बंद नहीं होगा, किसके अंदर N और N में ट्रिपल बंद होगा, इस प्रकार की आदि संरचनाएं आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं बेटा इनके प्रिपरेशन के बारे में, इनका निर्माण किस प्रकार से होगा। देखिए बेटा NH4NO3 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, याद करो बेटा केमिकल बॉन्डिंग में अपना आयनिक बंध के अंदर अमोनियम लवण का तापीय विघटन सीखा था। वहां पर आपने सीखा था बेटा एवरेज रूल लगाते हैं तो NH4 प्लस और NO3 माइनस होगा और NH4NO3 को तोड़ने पर बेटा N2O मिलता है। आप चाहें तो केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स में अपने देख सकते हैं, वहां पर आपको रिएक्शन मिल जाएगी। इस प्रकार से हमें N2O का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निर्माण कैसे होता है बेटा, NaNO2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। ये जो H2SO4 होता है बेटा, ये तो हमको अम्लीय माध्यम देने के लिए चाहिए होता है। तो बेटा यहां पर क्या बनेगा, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस NaHSO4 प्लस NO। इस प्रकार से बेटा हमें यहां पर NO मिल जाता है। दूसरा डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कैसे बनता है, तो बेटा यहां पर हमें NO मिला, ये जो NO हमें मिला, इस NO को इस NO2 के अंदर मिला दो। तो बेटा NO को, अगर NO2 को डाइमर में, मतलब कि अगर हम इसमें मिला देंगे N2O4 में, NO2 को डाइमर क्या है बेटा N2O4, तो जब NO को आप N2O4 मिलाओगे तो NO और N2O4 मिलने पर क्या बनेगा बेटा, हमें N2O3 मिलेगा। अब N2O3 किस प्रकृति का होगा बेटा, अम्लीय होगा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि तत्व जो होता है जैसे जैसे अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जाता है वैसे वैसे क्या होता है बेटा, उसके अंदर अम्लीय व्यवहार बढ़ते हैं। ये बात आपको पता है। चूंकि नाइट्रोजन वैसे ही अधातु है तो उसकी प्रकृति तो खुद की वैसी कैसी होती है, उसके ऑक्साइड को अम्लीय दिखाने की होती है। सिर्फ 2 ही इसके आपको कैसे मिलेंगे बेटा, उदासीन मिलेंगे, बाकी सभी के सभी आपको किस प्रकार के मिलेंगे बेटा, अम्लीय मिलेंगे, क्योंकि एक तो अधातु है और अधातु के ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं बेटा, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो बेटा ऐसे यहां पर N2O3 का निर्माण हो जाएगा और ये एक नीला ठोस होता है। नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निर्माण कैसे होगा बेटा, PbNO3 होल ट्वाइस। बेटा याद करो आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर नाइट्रेट का तापीय विघटन देखा था। नाइट्रेट के तापीय विघटन में आपने सीखा था कि दुनिया के सभी नाइट्रेट को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है बेटा, NO2 और साथ में O2 मिलता है, परंतु NaKRbCS को छोड़ दिया जाए तो चूंकि आप देख सकते हैं बेटा लेड नाइट्रेट है Pb है, जो कि NaKRbCS की कैटेगरी में नहीं है। तो लेड नाइट्रेट का तापीय विघटन करने पर आपको क्या मिलेगा, इसका ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा और साथ में आपको O2 मिलेगा। NO2 के बारे में अगर बात करें तो संरचना पहले ही देख करके आ चुके हैं, वही सब बातें दोबारा नहीं बताई जाएंगी। भूरे रंग की गैस होती है, अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि देख सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर यहां पर क्या आवेश आएगा बेटा, +4 आवेश आएगा। नाइट्रोजन पर क्या आएगा, +4 आवेश बताएंगे। अच्छा N2O3 में क्या चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पर +3 आवेश आएगा। नेक्स्ट बात करें बेटा हम
डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये तो हम समझ चुके हैं कि क्या होगा, NO2 का द्विलकीकरण हो जाएगा। द्विलकीकरण बता चुका हूं बेटा मैं आपको, यहां पर ऐसे N2 बन जाएगा, ये भी अम्लीय होगा, रंगहीन होगा, ठोस अथवा द्रव अवस्था में होगा। लास्ट में आता बेटा हमारे पास डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। इसका निर्माण कैसे होगा बेटा, जब हम लोग पढ़ रहे थे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में, जब हम लोग पढ़ रहे थे बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में जो कि निर्जली कारक की तरह बताए जाते हैं, तो वहां पर बेटा हमने देखा था एक रिएक्शन, आपको ध्यान होगा, HNO3 पर P4O10 की अभिक्रिया। जब हमने HNO3 की P4O10 से अभिक्रिया करी तो P4O10 ने एक निर्जली कारक की भूमिका निभाई, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करा। उसने क्या करा कि HNO3 के अंदर से सारा का सारा वाटर बाहर निकाल दिया। तो बेटा देखो वही रिएक्शन लिखा हुआ है, HNO3 की अभिक्रिया जब हम P4O10 से करते हैं तो क्या मिलता है बेटा हमें, N2O5, जिसको क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जो कि अम्लीय प्रकृति का होगा और कैसा होगा बेटा, रंगहीन होगा। तो बेटा यहां पर हमने इन सभी यौगिकों के बारे में बात करी। ये सभी यौगिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आप ये बात याद रखेंगे बेटा इसके अंदर कि कौन कौन से गैस होते हैं। गैस होते हैं बेटा एक तो N2O, एक होता है NO, एक होता है बेटा NO2। ये तीनों क्या होते हैं बेटा, गैस होते हैं। इनमें से N2O और NO ये दोनों कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। और NO2 की अगर बात करें तो ये अम्लीय होता है और इसमें भूरे रंग का, मतलब इसका अंदर रंग जो देखा जाता है वो कैसा होता है, भूरा रंग इसमें देखा जाता है। और बाकी सभी जो होंगे N2O3 हो गया, चाहे N2O4 हो गया, चाहे N2O5 हो गया, ये सब क्या होंगे बेटा कमरे के तापमान पर या तो ठोस अवस्था में होंगे या द्रव अवस्था में बताए जाएंगे। इस प्रकार से बेटा बता सकते हैं। और ये सभी के सभी कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। जो इसके बेटा गैसीय पदार्थ होते हैं ना, N2O, NO और NO2, ये हमारे मेनली काम आते हैं, क्योंकि आगे चल के जब आप और यौगिक देखेंगे जैसे कि अगर आप आगे और चल के यौगिक देखेंगे बेटा, ऐसे HNO3 को देखेंगे तो HNO3 के निर्माण में आपको ये रिएक्शन दोबारा देखने को मिलेगी। तो बेटा इस रिएक्शन को आप ध्यान रखना किस प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अगला हमारे पास में आ गया नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड की बात करें बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, HNO3। जरा संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो संरचना आप ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देख करके आ चुके हैं। देखिए संरचना कैसे बनती है बेटा, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के पास में एक तो आपके पास में यहां पर OH होगा, फिर एक डबल बॉन्ड O होगा और एक यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया जाएगा ऑक्सीजन के साथ में। ये संरचना होती है बेटा किसके, HNO3 के। जरा बताइए बेटा मुझे कितने H+ दे सकता है, तो बेटा ये एक H+ दे सकता है। जब अपना ये एक H+ को त्यागेगा तो एक H+ अगर आप यहां से रिलीज करते हैं तब क्या बनेगा बेटा हमारे पास में NO3- आयन, और इसका नाम क्या होगा बेटा, नाइट्रेट आयन। क्या नाम होगा इसका, नाइट्रेट आयन। तो बेटा नाइट्रेट नाम क्यों है इसका, क्योंकि इसका नाम क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड। एक एसिड का लवण क्या बनता है, या एक एसिड का ऑक्सीजन क्या बनता है बेटा, 8 बनता है। इस तरीके से नाइट्रेट इसको बोलेंगे। बात यहां तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा कैसे इसका विरचन बताया जाएगा, लेबोरेटरी मेथड देखते हैं बेटा। पहले देखो बेटा NaNO3 का अभिक्रिया करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। अब देखो बेटा जब कंसंट्रेट H2SO4 होता है, H2SO4 के बारे में बात होती है बेटा कि H2SO4 क्या हो सकता है, 2 H+ को त्याग सकता है, परंतु पहले एक H+ त्यागेगा, बाद में दूसरा H+ त्यागेगा। जब वो कंसंट्रेट होगा, सांद्र अवस्था में होगा, तब वो पहले एक ही H+ त्यागेगा। तो जब इसकी अगर हम अभिक्रिया करेंगे तो इसको बेटा बहुत आसान से डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से प्लस और माइनस की अभिक्रिया से आप समझ सकते हैं। जैसे कि इसको अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये टूटेगा कैसे, ये टूटेगा बेटा Na के ऊपर जाएगा प्लस, NO3 के ऊपर जाएगा बेटा माइनस। अब चूंकि ये जो H2SO4 है बेटा कौन सी अवस्था में है, ये सांद्र अवस्था के अंदर है, कंसंट्रेट अवस्था में है, तो ये हमको एक ही H+ देगा और साथ में एक देगा बेटा हमको HSO4- आयन। अब क्या होगा, माइनस को भेजेंगे प्लस के पास, माइनस को भेजेंगे प्लस के पास। तो बेटा देखो क्या क्या बनेगा, Na और HSO4 से क्या बनेगा बेटा, NaHSO4 और साथ में क्या बनेगा बेटा HNO3। ये जो यौगिक है ना बेटा NaHSO4, इसका नाम क्या होता है, मैं नाम बता रहा हूं बेटा आपको, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये इसका नाम होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। नाम समझ सकते हैं बेटा, सोडियम तो सोडियम, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, और SO4 के ऊपर जानते हैं बेटा क्या होता है नाम इसका, सल्फेट होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम होता है। इसको हम सोडियम बाइसल्फेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइसल्फेट भी इसको नाम दिया जा सकता है। तो बेटा इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, लेबोरेटरी मेथड द्वारा, प्रयोगशाला विधि के द्वारा हम इस प्रकार से HNO3 का निर्माण कर सकते हैं। अब अगर हम इसके इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में बात करते हैं तो बेटा हमारे पास आता है प्रोसेस, ऑसवाल्ड प्रोसेस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ऑसवाल्ड प्रोसेस। औद्योगिक मात्रा में इसे मुख्यतः ऑसवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब ये जो मेथड अभी आपने देखा ये कौन सा बेटा, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला वाला विधि। अब हम देखेंगे बेटा किसके बारे में, ऑसवाल्ड मेथड के बारे में, मतलब कि जो होगा हमारे पास में इसका औद्योगिक मेथड, जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगा। देखिए बेटा प्रोसेस क्या होती है, समझते हैं इस बात को। देखें अमोनिया का रिएक्शन करेंगे बेटा ऑक्सीजन के साथ में, अमोनिया का रिएक्शन करेंगे बेटा ऑक्सीजन के साथ में, क्या है हमारे पास बेटा उत्प्रेरक, प्लेटिनम रोडियम की गैज। प्लेटिनम या रोडियम की गैज का इस्तेमाल करते हैं बेटा। कैटलिस्ट जो होता है इसके अंदर, उत्प्रेरक जो होता है, इसको आपको याद रख के चलना है। जैसा कि आपने बेटा अमोनिया की उत्पादन में देखा था, N2+3H2 से 2NH3 बना था हेबर प्रक्रम के द्वारा।
यहां पर आपने Fe2O3 को ऐसा उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया था जहां पर Al2O3 मोलिब्डेनम भी प्रयोग में आता है। वैसे बेटा आपने वहां उत्प्रेरक को याद रखा था, तो यहाँ के उत्प्रेरक को आप याद रखेंगे कौन होता है, प्लेटिनम या रोडियम की गैज को हम ऐसा उत्प्रेरक यहाँ पर एज अ कैटालिस्ट यहाँ पर यूज करते हैं। तो जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा अमोनिया का ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, साथ में पानी मिल गया। अब क्या करेंगे बेटा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को हम दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। जब नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा, हमारे पास में NO2 मिलेगा। NO2 का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, मतलब कि एक भूरे रंग की हमें गैस मिलेगी। अब क्या करेंगे, इस NO2 को बेटा जल में घोलेंगे। अब NO2 को जल में घोलने पर क्या होगा, तो देखो बेटा NO2 क्या है, एक ऑक्साइड है। अब ऑक्साइड को जल में घोलने पर क्या होता है, हमें उसका हाइड्रोक्साइड मिलता है। चूंकि ये अधातु का ऑक्साइड है तो अधातु के ऑक्साइड को जल में घोलने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सी अम्ल मिलेगा। ये बातें हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं, तो देख सकते हैं बेटा आपका रिवीजन हो रहा है। तो चूंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक अधातु का ऑक्साइड है जिसको जल में घोलने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको अम्ल मिलेगा। अब आपने बेटा वो देखा था कि ऑक्साइड जो होते हैं वो दो प्रकार के बता सकते हैं, मतलब एनहाइड्राइड को आपने बेटा दो प्रकार के देखा था, कौन कौन सा, एक तो सामान्य एनहाइड्राइड और एक मिश्रित एनहाइड्राइड। आप बात ध्यान देख सकते हैं बेटा कि NO2 के ऊपर क्या चार्ज है बेटा, +4 चार्ज है। चूंकि नाइट्रोजन अपने +4 चार्ज ले नहीं सकता आसानी से, तो बेटा ये कैसा होगा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा। और इसकी रिएक्शन आप पहले ही देख करके आ चुके हैं। तो बेटा आपको ध्यान होगा, हमने बताया था आपको कि NO2 को जब आप जल में घोलते हैं तो NO2 को जल में घोलने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, दो प्रकार के ऑक्सी अम्ल मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, एक तो मिलेगा बेटा आपको HNO3 मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा बेटा, HNO2 मिलेगा। एक आपको क्या मिलेगा बेटा, HNO2 मिलेगा। यहां तक बात क्लियर है बेटा। अब आप ये बात देखो बेटा, HNO2 के बारे में अगर हम बात करें तो इसी चैप्टर में पी ब्लॉक की शुरुआत में ही, नाइट्रोजन फैमिली की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि HNO2 या नाइट्रोजन जो होता है अपने, यदि वो प्लस या +1 से +4 के बीच में होता है तब उसमें क्या होता है बेटा, विषमानुपातीकरण अभिक्रिया होती है। तो यहां पर बेसिकली बात थी कि जब HNO3 + HNO2 बना, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों बने। ये जो नाइट्रस एसिड होगा, यानी कि ये जो HNO2 है, ये क्या होगा बेटा, ये दे देगा आपको क्या, HNO3 और साथ में NO। ये दे देगा आपको HNO3 और साथ में NO, क्योंकि HNO3 तो बना हुआ है ऑलरेडी, तो ये आपको H+ आयन ऑलरेडी प्रोवाइड कर देगा। ये अभिक्रिया हमारी होती कहां है बेटा, ये अभिक्रिया हमारी होती कहां है, ये अभिक्रिया होती है हमारे अम्लीय माध्यम में। तो अम्ल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो HNO2 क्या होगा, HNO3 + NO में दे देगा। तो अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को ऐड करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, देख सकते हो इस HNO2 से ये HNO2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा NO2 + H2O। इससे मुझे क्या मिलने वाला है बेटा, यहां पर एक तो मिलेगा मुझे HNO3 और साथ में क्या मिलेगा मुझे NO मिलेगा। और यही जो खास बात है बेटा इसकी, ये इसको इंडस्ट्रियल मेथड के लिए उपयुक्त बनाती है। देखिए बेटा बात समझो, मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि अमोनिया जो होता है वो इंडस्ट्रियल रूप से उसका यूज करना थोड़ा महंगा प्रोसेस पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अमोनिया का कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करके कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए ही हमारे पास इंडस्ट्री लगाई जाती है। और इंडस्ट्री में यही बात सोची जाती है कि कम से कम लागत आनी चाहिए। अब चूंकि आपने अमोनिया का एक बार प्रयोग कर लिया, अमोनिया का आपने प्रयोग क्यों करा था, क्योंकि आपको NO चाहिए था। तो एक बार जो आपको NO मिल गया, तो आप देख सकते हैं बेटा जब रिएक्शन खत्म हुई तो आपको बेटा दोबारा NO मिल गया। इस NO का आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, फिर आप दोबारा रिएक्शन करेंगे, फिर NO मिलेगा, फिर आप दोबारा रिएक्शन यूज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर खास बात यह है कि अमोनिया को आपको सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के अंदर ही प्रयोग करना पड़ेगा, उसका आप बार बार प्रयोग नहीं करना चाहते तो बार बार प्रयोग करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो NO है हमारा उसका पुनः उत्पादन हो जाता है। और हमें चाहिए यहां पर क्या था बेटा, NO ही चाहिए था। तो बेटा इस प्रकार से देख सकते हैं आपके पास क्या आएगा बेटा, ऑसवाल्ड प्रक्रम आएगा। एग्जाम के अंदर बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रिया ऑसवाल्ड प्रक्रम में उपयुक्त होता है अथवा नहीं होता है। तो बेटा इसके जो प्रक्रम आपको दिए गए हैं, ये सभी प्रक्रम आपको एज इट इज लर्न करने हैं, क्योंकि इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बेटा यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रक्रम जो है वो 3 तरह के प्रक्रम है। इसको अगर आप चाहो तो एक्सपेंड करके ऐसे भी बता भी सकते हो, तो इस तरह से यहां पर बातें बताई जा सकती है। और ऐसे क्या होगा हमारे पास में, औद्योगिक विधि द्वारा HNO3 का निर्माण बताया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें बेटा, HNO3 को आसवन द्वारा भार से लगभग 67-68% तक सांद्रित किया जा सकता है। फिर आगे 98% सांद्र H2O4 द्वारा निर्जलीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि पहले क्या करेंगे बेटा, हम इसका आसवन करेंगे, आसवन के द्वारा क्या होगा बेटा, हमें 68% जो होगा वो कंसंट्रेट HNO3 मिल जाएगा। परंतु अगर हमें इसकी और उच्च सांद्रता चाहिए तो क्या करेंगे बेटा, उसका हम रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेट H2O4 के साथ, सांद्र H2O4 के साथ। क्यों, क्योंकि सांद्र H2O4 एक अच्छे निर्जलीकारक की भूमिका निभाएगा। उसके अंदर बचा कुचा जल जो होगा, जो उस जल को सारा बाहर निकाल देगा और आपको 98% तक प्यूरिटी आपको वो दे सकता है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, यह प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा यहां पर आती है, दो बातें निकल करके आती है, समझे बेटा। HNO3 की यदि हम बात करते हैं तो HNO3 में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बेटा, +5। अच्छा, नाइट्रोजन की फैमिली में आपने सीखा था कि नाइट्रोजन फैमिली जो होती है इसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्थाएं न्यूनतम -3 से लेकर के
अधिकतम +5 तक जा सकती है। तो चूंकि HNO3 में नाइट्रोजन अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा हुआ है, और जब कभी कोई तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा होता है तो वो एक बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अथवा ऑक्सीकारक की भूमिका निभा सकता है। तो HNO3 की अगर बात करी जाए बेटा, तो हमारे सिलेबस में, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से HNO3 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक होता है। मतलब ये होता है कि मैक्सिमम चीजों को ये ऑक्सीकरण करने की क्षमता रखता है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन जो है बेटा वो कहां पर है, वो +5 अवस्था के अंदर बैठा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है। मेन बात आपको यह समझनी, ऐसा नहीं होगा कि हर किसी को ऑक्सीकारक कर पाएगा, पर अधिकतर को 98% जो आपके सामने यौगिक आएंगे उनका यह ऑक्सीकरण आसानी से कर सकता है। दूसरी बात बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HNO3 के अंदर जो रंग आता है वो रंग किसकी वजह से आता है, मतलब इसमें हल्का सा पीला रंग बेटा आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि HNO3 में हल्का पीला रंग आने की वजह क्या है, तो बेटा उसके अंदर रीजन क्या है, उसमें घुली हुई NO2, घुली हुई NO2 की वजह से HNO3 के अंदर रंग आना शुरू हो जाता है, क्योंकि NO2 का रंग आप जानते हैं उसमें रंग होता है। तो घुली हुई NO2 के आने की वजह से HNO3 में हल्का हल्का पीला रंग आने शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को आप नोट करके चल चलें। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे हिसाब से इस पी ब्लॉक चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है बेटा, क्या HNO3 के रिएक्शन। इसको बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं HNO3 की अभिक्रियाएं। HNO3 की अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे बेटा कि HNO3 जो होता है वो किस प्रकार से अभिक्रिया दर्शाता है। जैसा कि मैंने बेटा आपको थोड़ी देर पहले समझाया, HNO3 क्या है बेटा, एक प्रबल ऑक्सीकारक की भूमिका निभाएगा। अब HNO3 जो होता है वो सांद्र अवस्था में तो दर्शाता ही दर्शाता है, तनु अवस्था में भी अपना ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। हाँ, जब आप उसको बहुत ही तनु कर देंगे, वेरी वेरी डाइल्यूट कर देंगे, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं नॉर्मल अम्ल की तरह अपना व्यवहार दर्शा सकता है। परंतु जब वो किसी सांद्र अवस्था में होगा अथवा जब वो किसी तनु अवस्था में होगा तो सामान्यतः बेटा वो क्या करता है, अपना ऑक्सीकरण वाला व्यवहार दर्शाता है। अब बेटा यहां पर बात यह है कि जब हम HNO3 की अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो हम बेटा दो तरीके से अभिक्रिया लेकर के चलेंगे। एक तो हम जब सांद्र HNO3 को लेकर के चलेंगे, एक जब हम तनु HNO3 को लेकर के चलेंगे। जब इसकी अभिक्रिया करते हैं बेटा हम बहुत सारे तत्वों के साथ में, तो तत्वों के अंदर बेटा मेनली हम क्लासिफिकेशन करेंगे दो तरीके से। बेटा आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़कर आते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ करके आते हो उसका यहां पर हम हल्का हल्का सा हम यूज लेकर के चलेंगे, बहुत ही मामूली सा यूज है। अगर आपको वो सीरीज याद है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं याद है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं उससे आपका इनऑर्गेनिक का सवाल कभी गलत नहीं होगा, ध्यान से सुनना बात को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा आप लोग ये बात सीखते हो कि जो तत्व, ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं उनकी क्रियाशीलता थोड़ी अधिक होती है बजाय कि वो जो कि हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। अब आपको ध्यान कौन सा रखने बेटा, वो तत्व जो कि हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन तत्व आते हैं बेटा, देखना हाइड्रोजन के नीचे आने वाले तत्व बेटा, यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन को लिखूं तो यहां पर आएगा बेटा कॉपर, Hg, Ag, Pt और Au। ये सभी तत्व क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। इनको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, CHAPA। नाम सुना भी होगा बेटा आपने, छापा तत्व, छापा एलिमेंट बोलते हैं बेटा इनको। ये जो छापा एलिमेंट है बेटा आपको ये याद रखने हैं, छापा एलिमेंट आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि छापा एलिमेंट जो होते हैं इनको पॉजिटिव SRP सीरीज वाला कहते हैं। हाइड्रोजन के जो तत्व ऊपर के रखे होते हैं जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, बेरियम हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब के सब तत्व क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव SRP के होते हैं। परंतु छापा तत्व जो होते हैं मतलब हाइड्रोजन के जो नीचे आते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव SRP के होते हैं। यहां तक बात क्लियर है। तो मैंने क्या बताया बेटा आपको कि जो हमारे पास छापा तत्व होंगे वो किस प्रकार के माने जाएंगे बेटा, वो माने जाते हैं बेटा कैसे, पॉजिटिव SRP एलिमेंट, ये पॉजिटिव SRP। तो हमारी जो रिएक्शन वाला पोर्शन है बेटा उसको हम SRP के आधार पर ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अब क्या होगा, धातु के प्रकार क्या है, ऋणात्मक SRP वाले धातु, मतलब कि नेगेटिव SRP वाले एलिमेंट जो होंगे बेटा, नेगेटिव SRP वाले एलिमेंट के अंदर क्या होगा, आपको धातु का नाइट्रेट और साथ में NO2 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा आपको, धातु का नाइट्रेट और साथ में आपको कौन सी गैस मिलेगी बेटा, NO2। इसमें बेटा गैस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में आज तक जो क्वेश्चन आए हैं उनमें अधिकतर बार पे गैस के बारे में ही पूछा गया कि कौन सी गैस उत्सर्जित हो रही है। तो बेटा देखो, जब सांद्र HNO3 ले रहे हैं तो ऋणात्मक SRP धातु के साथ में क्या है, हमें NO2 मिल रहा है, NO2 मिल रहा है सांद्र के साथ में। दूसरी बात, जब हम धनात्मक SRP वाले ले रहे हैं, धनात्मक मतलब कि ये सब छापा एलिमेंट, इनके साथ में बेटा लेड। अब देखो बेटा लेड होता तो नेगेटिव वाला है, लेड होता नेगेटिव SRP वाला है, पर रिएक्शन यहां पर जो शो करता है वो क्या करता है, पॉजिटिव वालों की तरह शो करता है। इसको आपको याद करके चलना है कि धनात्मक SRP वाले एलिमेंट हो गए मतलब कि छापा एलिमेंट हो गए, साथ में जो लेड आ गया वो लेड होता नेगेटिव SRP ही है, ध्यान देना, लेड होता नेगेटिव SRP है, पर यहां रिएक्शन के अंदर वो कॉपर, यहां रिएक्शन में वो HNO3 के साथ में पॉजिटिव के साथ वाला बिहेवियर शो करता है। तो बेटा यहां पर हम लेड को भी लेकर के चलेंगे। अब क्या होगा, यहां मिलेगा बेटा हमें धातु को नाइट्रेट और NO2, मतलब यहां पर कुछ अंतर नहीं आएगा दोनों के अंदर। दूसरी बात, अगर हमारे पास उपधातुएं आ जाए
उपधातु मतलब कि मेटालोइड, बेटा मेटालोइड के अंदर आप लोग सीख करके आए थे शुरुआत में पीरियोडिक टेबल में, उपधातु वाले तत्व आ जाए वो आ जाए, या फिर आपके पास अधातु आ जाए, जैसे कि फास्फोरस आ गया आपके पास, सल्फर आ जाए आपके पास में, या आयोडीन आ जाए आपके पास में, कोई भी उपधातु अधातु आपके पास आ जाए, और आपके पास टिन आ जाए। बेटा ध्यान देना, टिन भी एक ऐसा एलिमेंट है, नेगेटिव एसआरपी का एलिमेंट है, पर यहां रिएक्शन में हम उसको इस कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा बेटा, हमें जो तत्व होगा उसका एक अम्ल मिलेगा। कौन सा एसिड मिलेगा बेटा, हमें यहां पर एक एसिड उसका मिल जाएगा, और साथ में कौन सी गैस उत्सर्जित होगी बेटा, NO2 गैस उत्सर्जित होगी। याद आपको क्या रखना है बेटा, आपको इस तरीके से कि देखो बेटा, अगर नेगेटिव एसआरपी वाला एलिमेंट होगा तो आपको मेटल का नाइट्रेट और NO2 मिलेगा, पॉजिटिव एसआरपी वाला एलिमेंट होगा साथ में अगर लेड होगा तो आपको उसका नाइट्रेट और NO2 ही मिलेगा। उपधातुएं अगर हैं आपके पास में, अधातुएं हैं और तथा से SN है, तब आपको क्या मिलेगा बेटा, उसका एक एसिड और NO2 मिलेगा। मतलब बात यहां पर यह कि सांद्र HNO3 अगर होता है तो गैस हमें एक ही प्रकार की मिलती है बेटा, कौन सी, NO2 गैस हमें मिलती है। बात याद है, क्लियर है। अंतर आएगा बेटा कहां पर, तनु HNO3 के साथ। जब हम तनु HNO3 लेंगे तब क्या होगा, यदि हमारे पास में ऋणात्मक एसआरपी नेगेटिव एसआरपी का एलिमेंट है तो नेगेटिव एसआरपी वालों के साथ में आपको धातु का नाइट्रेट और N2O मिलेगा। ध्यान देना बेटा, क्या मिलेगा आपको, N2O मिलेगा। और यदि आपके पास में पॉजिटिव एसआरपी वाले हैं, ये सब धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव एसआरपी वाले एलिमेंट है, साथ में अगर आपके पास लेड आ जाएगा तो क्या मिलेगा बेटा, आपको धातु का नाइट्रेट और NO मिलेगा। यहां पर आपको बात ध्यान देनी बेटा, आगे तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, यानी कि उपधातुएं आ जाए या अधातु आ जाए या टिन आ जाए, वो इसका ऐसे तनु के साथ में अभिक्रिया नहीं कर सकते। हाँ, जो अभिक्रिया करेंगे वो कौन करेंगे, नेगेटिव एसआरपी वाले और पॉजिटिव एसआरपी वाले। इसके अंदर से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट दो एलिमेंट है हमारे पास में, वो आते हैं बेटा जिंक और कॉपर। अगर आपने जिंक और कॉपर को भी याद रख लिया तो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आज तक के इतिहास में जितने भी सवाल इसमें पूछे गए हैं वो या तो जिंक या फिर कॉपर के बेस पर ही पूछे गए हैं अधिकतर सवाल। देखिए बेटा क्या बनता है, क्वेश्चन आपसे ऐसा बोलेगा, यदि मान लीजिए आप जिंक ले लिए, जिंक की अभिक्रिया करी बेटा आपने किसके साथ में, सांद्र HNO3 के साथ में, सांद्र HNO3 के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो बेटा जिंक कैसा तत्व है, जिंक है हमारे पास में नेगेटिव एसआरपी। अच्छा मान लीजिए आपको नेगेटिव एसआरपी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, छापा तो याद है बेटा आपको, छापा तो याद है बेटा आपको। तो छापा और लेड इसको छोड़कर बाकी सभी के सभी धातु क्या होंगे, ऑटोमेटिक नेगेटिव एसआरपी में आएंगे, ऐसे मान करके चले। तो Zn क्या होगा, नेगेटिव एसआरपी में आ जाएगा। जब सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, तो सांद्र के साथ में हमें नाइट्रेट मिलेगा और साथ में NO2 गैस मिलेगी। तो बेटा जिंक का नाइट्रेट बनाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास में, Zn का NO3 होल ट्वाइस, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, हमें यहां पर NO2 गैस मिल जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए अगर हम जिंक का अभिक्रिया करते तनु HNO3 के साथ में, अगर तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करते तब क्या होता, तब बेटा जिंक वापस से क्या है बेटा, नेगेटिव एसआरपी वाला एलिमेंट है। अब जब तनु HNO3 लेंगे तो बनेगा तो नाइट्रेट, Zn के साथ में NO3 का होल ट्वाइस तो बनेगा ही बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस तो बनेगा, परंतु अब की बार कौन सी गैस निकलेगी बेटा, यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस निकलेगी। तो बेटा यहां पर अंतर आएगा बेटा, कहां पर, गैस के अंदर। यहां कौन सी मिल रही है आपको, NO2, यहां मिल रही है बेटा आपको N2O। पहली बात तो ही। अब हम रिएक्शन करते बेटा कॉपर के साथ में, कॉपर के साथ कैसे अभिक्रिया होगी। अगर हम कॉपर के साथ में यहां पर ले लेते हैं सांद्र HNO3, यहां ले लिया बेटा हमने क्या, सांद्र HNO3, तो सांद्र HNO3 के साथ क्या मिलेगा, नाइट्रेट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, कॉपर का नाइट्रेट मिलेगा बेटा, यहां पे मिलेगा हमें Cu के साथ में NO3 का होल ट्वाइस, और गैस कौन सी मिलेगी बेटा, अब यह देखना है बेटा तत्व कौन सा हमारे पास में, छापा का तत्व है। और छापा तत्व का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव एसआरपी, पॉजिटिव एसआरपी के साथ में सांद्र के साथ क्या मिलता है, हमें नाइट्रेट तो मिलेगा, साथ में NO2 गैस मिलेगा। परंतु जब हम इसी कॉपर की अभिक्रिया करेंगे किसके साथ में, तनु HNO3 के साथ में, तनु HNO3 अगर हम लेकर के आते हैं तो तनु HNO3 में क्या होगा, हमें मिलेगा बेटा कॉपर का नाइट्रेट, तो एज इट इज Cu के साथ NO3 का होल ट्वाइस तो मिलना है, प्लस अब की बार कौन सा गैस मिलेगा बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस का उत्सर्जन होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जिंक की अभिक्रिया करते हैं सांद्र HNO3 से, तब कौन सी गैस मिलेगी, NO2। जिंक की अभिक्रिया करेंगे तनु HNO3, तब कौन सी गैस मिलेगी, NO2। मतलब दोनों यहां पर केस सेम है, परंतु सॉरी N2O मिलेगी बेटा, तनु के साथ में कौन सी मिलेगी, N2O मिलेगी। कॉपर के साथ अगर बात करते हैं, कॉपर के साथ में सांद्र मिलेगी बेटा आपको NO2, और तनु का कौन से मिलेगी बेटा आपको, NO गैस यहां पर मिलेगी। तो बेटा ये दो मेन एलिमेंट आते हैं हमारे पास में। अब बेटा ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरीके को आप ध्यान में रखेंगे, इसके आधार पर आपको हम बहुत सारे रिएक्शन बताने वाले हैं। देखिए बेटा रिएक्शन क्या है, समझे बेटा, आपको यहां पर रिएक्शन बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा वाला चार्ट बेटा आपको आगे भी देखने को मिलेगा। पहली बात तो इस चार्ट को आपको समझना है, चार्ट का मतलब क्या होता है। देखिए यहां पर बात यह है कि जो तत्व लिखा हुआ है उसका अभिक्रिया कर रहे हैं बेटा किसके, हम सांद्र के साथ में। तो यहां जो तत्व लिखे होते हैं, यहां जो तत्व लिखे होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या है, जो अभिक्रिया करने वाले होंगे, मतलब अभिक्रिया में LHS की तरफ जो होते हैं। दूसरा ये जो लिखा हुआ है बेटा ZnNO3, ये, और साथ में नीचे जो लिखा हुआ है बेटा ये क्या होता, ये होते बेटा हमारे पास प्रोडक्ट। मतलब कि अगर हम यहां पर बताना चाहें, ये लास्ट के दो लिखे हुए हैं, इनको बता रहा हूं बेटा मैं क्या, ये है हमारे पास में प्रोडक्ट।
तो बात समझे बेटा, अब यहां पर क्या होगा, इन दोनों में अभिक्रिया होगी, बनेंगे क्या, ये दोनों, इन दोनों में अभिक्रिया होगी, बनेंगे क्या बेटा, ये और ये दोनों, इस प्रकार से। तो बेटा इधर वाले रिएक्टेंट होते हैं, इधर वाले प्रोडक्ट होते हैं। अब बात समझना नहीं चाहिए आपको किस तरीके से होगा, ठीक है। देखिए बेटा HNO3 की अगर बात करें, सांद्र HNO3 है, तो सांद्र HNO3 के अंदर नाइट्रोजन कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में बेटा, +5 के अंदर है। और ये बात हम सीख करके आ चुके हैं कि ये क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है। तो चूंकि सांद्र HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होगा, तो प्रबल ऑक्सीकारक होने का मतलब क्या है कि सामने वाले का तो कर देगा ऑक्सीकरण और खुद का कर लेगा बेटा अपचयन। तो ये जो HNO3 में नाइट्रोजन +5 में बैठा हुआ है, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में, नाइट्रोजन के +4 में। तो इसका तो क्या हो गया, अपचयन, और बाकी क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीकरण कर देगा। जैसे बेटा जिंक को लेकर आए, जिंक में ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, यहां पर 0, बना देगा नाइट्रेट, +2 में ले जाएगा इसको। कॉपर की बात करें, कॉपर में क्या ऑक्सीकरण अवस्था है, 0, बना देगा इसका नाइट्रेट, इसको भी +2 में ले जाएगा। चारकोल की अगर बात करें बेटा, चारकोल को कन्वर्ट कर देगा CO2 + H2। अब देखो चारकोल में कार्बन पर कोई आवेश नहीं है, 0 आवेश है, CO2 में क्या चार्ज है बेटा, इसके ऊपर +4 आवेश है। तो इस प्रकार बेटा आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, ये इनका ऑक्सीकरण कर रहा है। तो बेटा जो आपने बात सीखी थी, क्या सीखी थी आपने, कि धातु को देखते हैं, धातु को देखने पर हमें देखना होता है कि किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। अब यदि हमारे पास जिंक है तो क्या बनेगा, नाइट्रेट है, कॉपर बनेगा तो उसका नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा चारकोल के साथ अभिक्रिया होगी, डायमंड से अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि डायमंड के बारे में आप जानते हैं, डायमंड बहुत ही कठोर होता है, उसके बंध बहुत प्रबल होते हैं। तो बहुत अधिक बंध प्रबल है, उसके अंदर बहुत कठोरता है, इसलिए वो अभिक्रिया इसके साथ नहीं दर्शाता है। अगला देखो बेटा रिएक्शन बोरोन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और सल्फर, इन सबको देखो बेटा, ये सब ऐसा एलिमेंट का, इनमें टिन भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये सब क्या है बेटा हमारी इस कैटेगरी में। ध्यान देना बेटा, ये सब तत्व कौन से हैं, ये हमारे तत्व हमारे पास कौन से, उपधातु वाले, तत्व अधातु वाले और एसएन, मतलब कि इस कैटेगरी में देखो बेटा उपधातु, अधातु और एसएन, ये सब क्या बनाते हैं, एक अम्ल बनाते हैं, एक एसिड। देखो बेटा ये बना हुआ है, देख सकते हो आप, बोरोन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर और टिन। तो बेटा टिन आ गया, बोरोन आ गया और बाकी के नॉन मेटल्स आ गए, तो देखा क्या बनेगा बेटा, एक अम्ल बनेगा। देख सकते हो बेटा एक अम्ल, बोरोन का एक अम्ल बोरिक एसिड, फॉस्फोरस एक अम्ल फॉस्फोरिक एसिड, आर्सेनिक का आर्सेनिक एसिड, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड, टिन का स्टैनिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा, स्टैनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, स्टैनिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम, स्टैनिक एसिड। ये बनेगा बेटा हमारे पास स्टैनिक एसिड, स्टैनिक अम्ल बन जाएगा इस प्रकार से। आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन क्या बनेगा बेटा हमारे पास HiO3, ये भी सेम टू सेम रिएक्शन हो रहा है, ये भी अधातु है, अधातु क्या बनाएगा बेटा, एक अम्ल बनाएगा। H2S की बात करें तो H2S का बनाएगा बेटा हमारे पास सल्फर बनाएगा, H2S का बनाएगा बेटा हमारे पास सल्फर बनाएगा। H2S में आप देखो बेटा सल्फर पर क्या आवेश है बेटा -2, और यहां पर सल्फर के चला गया बेटा 0 में चला गया। अच्छा सल्फर के साथ अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आगे चल के वैसे इसके बारे में देखेंगे कि सल्फर क्या होता है, वो -2, 0, +4 और +6 अधिकतम यही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और सामान्यतः होता क्या है, सामान्यतः ये होता है कि तत्व जो होता है बेटा वो -2 से 0 में जाता है, 0 वाला +4 में जाता है, +4 वाला बेटा +6 में आता है। इस प्रकार से हम यहां पर बातें को समझ सकते हैं। ये कोई जनरल ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि ऐसा हर बार फॉलो होगा, पर मैक्सिमम टाइम पे 95% टाइम पर बेटा आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कुछ एक अभिक्रियाएं बेटा आपको देखने को मिलेगी जहां पर ऐसा नहीं होता है, जहां पर वो -2 से सीधा +6 में जाएगा। 2-3 अभिक्रियाएं ऐसी आती हैं जहां पर ऐसा होगा, बाकी अधिकतर जगह पर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो बात यहां पर है कि यदि सल्फर है हमारे साथ में और अगर हम इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो बेटा एक एक करके जंप आता है इसके अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो यदि अभिक्रिया करेंगे किसी प्रबल ऑक्सीकारक के साथ में, तब जैसे कि आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर H2S में सल्फर पर क्या चार्ज है बेटा -2, तो -2 वाला कहां गया बेटा 0 में, देखो -2 वाला कहां गया बेटा 0 में, यानी कि सल्फर का बना जाएगा। SO2 देखो बेटा SO2 में सल्फर पर क्या चार्ज आएगा बेटा +4, तो बेटा +4 वाला कहां चला गया बेटा, उससे एक अधिक वाले में, +4 वाला कहां चला गया बेटा +6 में, सल्फेट बना लेगा बेटा +6, यहां पर होता है +6। तो बेटा जो बात मैंने आपको बताई ध्यान रखना, सल्फर के लिए, सल्फर का अगर हम अभिक्रिया करते हैं किसी प्रबल ऑक्सीकारक के साथ तो नॉर्मली एक एक करके जंप आता है, -2 से 0 जाएगा, 0 वाला +4 जाएगा, +4 वाला +6 आने की नॉर्मल टेंडेंसी रखता है, ऐसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो ग्रेफाइट के साथ में आता है हमारे पास मैग्नेटिक एसिड C6COOH का फॉर्मेशन हो जाता है। ये यहां पर मेन बातें। तो बेटा इन सब रिएक्शन को बताने का पर्पस आपका ये है कि आप ये बात याद रखें कि किस प्रकार से कंसंट्रेट HNO3, सांद्र HNO3 अपनी अभिक्रियाएं दर्शाता है, क्या करेगा वो, किस धातु के साथ में क्या उत्पाद देगा, अधातु, उपधातु, SN, PB और पॉजिटिव SRP, नेगेटिव SRP के साथ में क्या क्या उत्पाद देगा, क्या क्या सह उत्पाद देगा, बाय प्रोडक्ट क्या देगा, एक एक करके हमको सबके बारे में यहां पर समझ में आ चुका है। ये वाली रिएक्शंस और ये वाली रिएक्शन जो मैंने बेटा आपको बताई है, इनको बहुत ध्यान से नोट करके चलें। जहां पर आप लोग पढ़ाई करते हैं बेटा वहां पर आप इसको चिपका लें, क्योंकि जैसा मैंने बताया बेटा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कॉपर और जिंक वाली जो रिएक्शन है इसको तो जेई एडवांस में ही पूछा जा चुका है, तो बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाए, इसको आप बहुत अच्छे से याद करके चलें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिएक्शन वाला, खास करके पी ब्लॉक के लिए। नेक्स्ट बात करते बेटा हम कुछ गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। HNO3 कुछ गुणधर्म होंगे, जैसे कि यह रंगहीन द्रव है,
परंतु सांद्र HNO3 घुलित NO2 के कारण पीले रूप में प्रकट होता है। ये बता चुका हूं बेटा मैं आपको कि पीले रंग इसमें क्यों आता है बेटा, NO2 के वजह से आता है, NO2 में रंग होता है, इस प्रकार से बेटा इसमें क्या आता है, इसमें पीला रंग आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है तथा नोबल धातुओं जैसे कि गोल्ड तथा प्लेटिनम के अतिरिक्त अधिकांश धातुओं से क्रिया करता है। इस बात को बेटा आपको समझना है कि नोबल धातु कौन सी, देखो बेटा नया शब्द है आपके सामने, याद रखना है इसको, नोबल धातु। नोबल धातु का मतलब क्या है बेटा, गोल्ड तथा प्लेटिनम, गोल्ड सोना, प्लेटिनम, प्लेटिनम जानते हैं बेटा सभी लोग। ये क्या तत्व होते हैं बेटा, ये SRP सीरीज में आपने देखा बेटा सबसे नीचे के तत्व आते हैं, छापा, P और A, बहुत ही कम अभिक्रिया करते हैं, इनके ऑक्साइड नहीं बनते। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था बेटा कि दुनिया का अधिकतर तत्व ऑक्साइड बनाने की क्षमता रखते हैं, परंतु इनके ऑक्साइड नहीं बन पाते हैं, बहुत ही कम बन पाते हैं, ना के बराबर इनका स्टेबिलिटी होता है। तो ये जो कंसंट्रेट HNO3 है ये सबके साथ में अभिक्रिया कर सकता है, किनको छोड़ करके, नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम, इनको छोड़ करके बाकी सबके साथ अभिक्रिया कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, Mg तथा Mn अति तनु HNO3 के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। इस बात को समझे बेटा, बात क्या है, देखिए यदि कभी कोई अम्ल अति तनु है, यदि कभी कोई अम्ल अति तनु है तब वो अपना सिर्फ अम्लीय व्यवहार दर्शा सकता है। देखो HNO3 अम्ल तो है, इस बात को तो मानते हैं बेटा, अम्ल तो है, यदि ये अम्ल है तो अम्ल की भांति व्यवहार दर्शाएगा। परंतु HNO3 में एक गुण और था कि वो एक प्रबल ऑक्सीकारक था, परंतु प्रबल ऑक्सीकारक तब बन सकता है जब वह सांद्र अवस्था में होगा या तनु अवस्था में होगा। अगर आप उसकी सांद्रता को बहुत बहुत कम कर देंगे, पानी घोलते जाएंगे, तब बेटा उसका ऑक्सीकरण करने का जो गुण है वो बहुत ही नगण्य हो जाएगा, तब वह एक सामान्य अम्ल की भांति व्यवहार दर्शाएगा। तो यदि आप मान लीजिए कोई मेटल को लेकर के आते हैं, कोई मेटल को अगर आप लेकर के आए जिसका अभिक्रिया अगर आप HNO3 के साथ करेंगे जो कि होगा अति तनु, बहुत ही कम, मतलब बहुत अधिक पानी मिला होगा इसके अंदर, तब यह अपना अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा और क्या करेगा, इसके साथ बना देगा बेटा इसका नाइट्रेट, M के साथ में NO3 बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित कर देगा। तो बेटा जैसा कि केस यहां पर बताया गया वही वाली बात यहां पर होगी, Mg और Mn के साथ में यदि आप अति तनु को लेकर के आएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। आप देख सकते हैं बेटा प्लस और माइनस की रिएक्शन होगी, M प्लस होगा या फिर जो चार्ज होगा वो NO3 माइनस और H प्लस, NO3 माइनस जाएगा बेटा M के पास में, H प्लस जो होगा वो H2 के रूप में निष्कासित होकर H2 के रूप में से बाहर निकाल दिया जाए। तो बेटा Mg और Mn के साथ में क्या होगा, अति तनु HNO3 इस प्रकार से अभिक्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये इसको याद रख के चलेंगे आप, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम सांद्र HNO3 के साथ रक्षित ऑक्साइड परत के कारण क्रिया नहीं करते हैं। देखिए बेटा इस बात को समझें, ये तत्व जो आपको बताया गया बेटा कौन कौन से, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम सांद्र HNO3 के साथ में अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सतह पर इनके खुद के ऑक्साइड की परत जम जाती है। जैसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम को अगर आप खुले में रखेंगे तो बेटा क्या होगा, खुले में रखने पर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करेंगे और वो जो ऑक्साइड की जो उसके लेयर बनती है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा केस इन सबके साथ ही होता है। तो बेटा इन सबके साथ होने की वजह से क्या होता है कि शुरुआत में तो अभिक्रिया होगी, जैसे अगर मान लीजिए कि आपने बेटा HNO3 को, इसमें HNO3 में आपने तत्वों को डाला, HNO3 आपने बीकर में लिया, उसमें आपने तत्वों को डाल दिया। अब क्या होगा, शुरुआत में अभिक्रिया होगी, शुरुआत में अभिक्रिया होगी, क्या होगा बेटा, तत्वों का ऑक्सीकरण होगा क्योंकि HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है। जैसे ही ऑक्सीकरण होगा उसका ऑक्साइड की परत बन जाएगी। अब चूंकि उसके ऑक्साइड की परत इन सभी तत्वों के लिए उनके लिए बहुत अधिक स्थायी होती है, तो शुरुआत में तो अभिक्रिया हो सकती है, पर जैसे ऑक्साइड की परत बन जाएगी ऑक्साइड अभिक्रिया नहीं करेगा, तो क्या होगा बेटा, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। जैसे मान लीजिए आप बेरिलियम ले लिए, बेरिलियम को शुरुआत में आपने लिया तो बेटा शुरुआत में रिएक्शन होगी, पर जैसे HNO3 रिएक्शन करेगा इसका ऑक्साइड बन जाएगा। अब जब इसकी सतह पर इसका ऑक्साइड बन जाएगा तो वो ऑक्साइड जो होगा वो अभिक्रिया नहीं कर सकता और उसका स्थायित्व भी अधिक है, तो वो ऑक्साइड क्या करेगा, HNO3 का और धातु का सतह का कांटेक्ट खत्म कर देगा, जिससे क्या होगा बेटा, वो उसके हाथ में पैसिव बिहेवियर शो करेगा, जिसको बोलते हैं बेटा क्या, रक्षित ऑक्साइड के कारण क्रिया नहीं करते हैं, एक पैसिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। जिसका मतलब शुरुआत में तो अभिक्रिया होगी थोड़ी देर के लिए, परंतु थोड़ी देर बाद अभिक्रिया होना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन सबके एक रक्षित ऑक्साइड का, एक स्टेबल ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, किसके हाथ में, कंसंट्रेट HNO3 के साथ। अब एक बात समझो बेटा, आप इसमें जो बातें आपके सामने आई इसको आप याद कैसे रखेंगे। देखो बेटा Mg और Mn क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन देते हैं। Mg और Mn क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन देते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा आप, आयरन, कोबाल्ट, बेरिलियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, निकल, HNO3 क्या करते हैं बेटा, कुछ नहीं बनाते हैं। इसको आप याद कैसे रखेंगे बेटा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं बेटा याद रखने का, ऐसे याद रखेंगे आप इसको। HNO3 को बोलेंगे बेटा आप हनुमान, HNO3 क्या बोलेंगे बेटा, हनुमान। ये तरीका बता रहा हूं बेटा आपको याद रखने का, आप चाहो तो ऐसे याद रखो, आप चाहो नॉर्मल तरीके याद रखो, पर आप इस तरीके को आप देखते हो तो आपको याद रखने में आसानी हो सकती है। HNO3 याद रखेंगे बेटा हनुमान,
हनुमान का मन मांगे हाइड्रोजन। क्या बोला बेटा मैंने? हनुमान का मन मांगे हाइड्रोजन, हनुमान का मन मांगे हाइड्रोजन। समझ में आ गया आपको? HNO3 हनुमान, मन मांगे मतलब Mn और Mg हाइड्रोजन। दूसरा कंसंट्रेट HNO3 के साथ अगर हम देखें बेटा, तो बेटा HNO3 अगेन क्या है हमारे पास? हनुमान है। अब हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? सुनिए बेटा, हनुमान जी बोल रहे हैं कि फेंको नहीं बे करारे आलू। क्या बोल रहे हैं बेटा? फेंको नहीं बे करारे आलू, फेंको नहीं बे करारे आलू। ये कौन बोल रहे हैं बेटा? ये बोल रहे हैं हनुमान जी। तो इसका मतलब क्या है बेटा? हनुमान जी बोल रहे हैं कि इन सबको फेंको नहीं, मतलब ये इनका अभिक्रिया नहीं करेंगे, इनका अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? फेंको नहीं बे करारे आलू। तो फेंको नहीं बे करारे आलू की HNO3 का अभिक्रिया नहीं होती है। और हनुमान जी का मन क्या मांगता है? हनुमान जी का मन मांगे हाइड्रोजन। इस तरीके से बेटा अगर आप देखते हैं तो आपको ये याद रखने में आसानी हो सकती है। नेक्स्ट बात करें बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, देखिए एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया की बात करें बेटा, कई बच्चों ने इसका नाम सुना होता है एक्वा रीजिया को। इसको कि कई तरीके से एक बहुत अच्छा एसिड बताया जाता है। क्यों बताते हैं, क्या बातें होती है, देखते हैं बेटा, समझते हैं एक करके। एक्वा रीजिया की अगर बात करें, एक्वा रीजिया एक मिश्रण होता है दो अम्लों का, जिसके अंदर सर्वाधिक धातुएं जो होती हैं वो आसानी से घुल सकती है। जैसे कि हमने बात करी बेटा कि HNO3 के साथ में गोल्ड और प्लेटिनम अभिक्रिया नहीं करते, तो गोल्ड और प्लेटिनम को अभिक्रिया करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा? पहले हमें एक्वा रीजिया बनवाना पड़ता है। अब एक्वा रीजिया क्या होता है समझना बेटा। देखो, गोल्ड तथा प्लेटिनम केवल अम्लराज, जैसा कि नाम बताया बेटा आपको, अम्लराज एक्वा रीजिया के साथ क्रिया करते हैं। एक्वा रीजिया क्या होता है बेटा? देखो, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, दोनों का इसमें अपना अपना काम होता है। क्या काम होता है बताएंगे बेटा। देखो आप, इसमें क्या है बेटा? आपको HCl मिलेगा और आपको बेटा यहां पर HNO3 भी मिलेगा। ये इसका बेटा मिश्रण होता है। इसमें 3 पार्ट HCl होता है और 1 पार्ट क्या होता है बेटा? इसमें HNO3 होता है। इस जो अनुपात के द्वारा जो नया मिश्रण बनता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया अपने आप में कोई नया अम्ल नहीं है, ये मिश्रण है दो अम्लों का, जिसमें 3 पार्ट HCl होगा और 1 पार्ट में क्या होगा? HNO3 होगा। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर जब इस पर निर्माण करेंगे तो बता सकते हैं बेटा यहां पर 3 पार्ट HCl होगा और 1 पार्ट HNO3 से निर्माण करेंगे, उससे क्या बनेगा हमारे पास में? एक्वा रीजिया बनेगा। देखिए बेटा अभिक्रिया समझते हैं इसकी। देखिए बात यहां पर क्या होगी, जब आप 3 पार्ट HCl को HNO3 में मिलाओगे तब मिलेगा बेटा आपको NOCl H2O Cl माइनस। अब देखो बेटा बात यहां पर क्या है, ये जो NOCl होता है ना, ये एक्चुअली होता है इस प्रकार से, NO के ऊपर आएगा बेटा प्लस और Cl माइनस। ये NO प्लस होता है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा हम क्या? नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन, जिसका कि एक और नाम होता है बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिलियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हम नाइट्रोसिलियम आयन भी बोल सकते हैं। इसके बारे में बेटा आगे चल के दोबारा पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। आप ये एक लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन या नाइट्रोसिलियम आयन और साथ में Cl माइनस आपको प्रदान करेगा। देखिए बेटा अभिक्रिया क्या होती है। देखिए गोल्ड जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु इस विलयन में क्या होगा बेटा? HNO3 भी रखा हुआ है। ये HNO3 जो होता है बेटा क्या करता है? ये ऑक्सीकरण करने की अपनी भूमिका दर्शाता है। तो ये क्या करेगा बेटा? इस पर ऑक्सीकरण करेगा। जब इसका ऑक्सीकरण करने की कोशिश करेगा तो साथ में बेटा यहां पर Cl माइनस निकला हुआ है, ये Cl माइनस पर अटैक करेगा। तो क्या होगा बेटा? गोल्ड का ऑक्सीकरण करने में सहायता करवाएगा कौन? HNO3। और अटैक कौन करेगा? Cl माइनस। तो चूंकि विलयन में दोनों ही उपस्थित हैं तो दोनों के कंबाइंड पावर से मिलकर के गोल्ड रिएक्शन करना शुरू कर देता है। अगर दोनों में से एक भी नहीं होता या एक ही होता तो रिएक्शन नहीं कर सकता, परंतु गोल्ड के साथ में दोनों उपस्थित हैं। एक तो प्रबल ऑक्सीकारक जो कि इसको बढ़ावा देगा ऑक्सीकरण करने के लिए, दूसरा बैठा हुआ है Cl माइनस जो कि रिएक्शन करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो जैसे ही इसको आप इस पर मिलाएंगे, किसमें बेटा? यहां पर एक्वा रीजिया में HNO3 के साथ में ऑक्सीकरण करने का व्यवहार दर्शाएगा और Cl माइनस पर अटैक करेगा। तो Cl माइनस अटैक करके बेटा क्या लेकर जाएगा? गोल्ड को +3 में। गोल्ड के बारे में अगर बात करें बेटा, गोल्ड 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है, एक तो +1 और एक +3। परंतु यहां पर चूंकि कंसंट्रेट HNO3 हमने लिया है, सांद्र HNO3 लिया है, तो उसके साथ में ये अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, क्योंकि कंसंट्रेट HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है। इसलिए बेटा गोल्ड क्या करा बेटा? यहां पर +3 में चला जाएगा। अब जैसे ही गोल्ड यहां पर +3 में गया, ऑक्सीकरण हो गया, इसका AuCl3 यौगिक बन गया, जो दोबारा इस HCl का अभिक्रिया करके एक HAuCl4 नाम के यौगिक का निर्माण करेगा, जिसका नाम होता है बेटा टेट्राक्लोरो। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? टेट्राक्लोरो। इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड। बेटा ये नामकरण होते हैं जो कि आप लोग सीखेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। बहुत आसान होता है नाम लिखना, पर अभी आप इसका नाम नोट करके चले। इस प्रकार से बनेगा निर्माण यहां पे। दूसरा, प्लेटिनम की अगर अभिक्रिया करते हैं तो देखिए बेटा प्लेटिनम की अभिक्रिया होगी, अगेन वही काम होगा। कंसंट्रेट HNO3 क्या करेगा बेटा? ऑक्सीकरण की भूमिका निभाएगा, चाहेगा प्रमोट करेगा उसको ऑक्सीकरण करने के लिए। Cl माइनस बेटा इस पर अटैक करने के लिए इस पर अटैक करेगा, प्लेटिनम को लेकर जाएगा ऑक्सीकरण अवस्थाओं में। प्लेटिनम 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है, या तो +2 या +4। परंतु जैसा गोल्ड में हुआ था, यहां पर भी क्या है बेटा? साथ में
कंसंट्रेट HNO3 बैठा हुआ है जो कि क्या करेगा, इसको उच्च की ओर लेकर जाने की ओर प्रेरित करेगा। तो प्लेटिनम जाएगा बेटा +4 में। तो बेटा जब प्लेटिनम +4 में जाएगा तो प्लेटिनम बेटा +4 जाएगा तो बनाएगा PtCl4। अगेन HCl के साथ मिलकर के एक संकुल यौगिक का निर्माण करेगा। जैसे यहां संकुल यौगिक बना था वैसे यहां प्लेटिनम का संकुल यौगिक बनेगा। प्लेटिनम +4 के साथ में संकुल यौगिक बनेगा बेटा H2PtCl6, जिसका नाम होगा बेटा हेक्साक्लोरो। इसका नाम होगा बेटा हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक एसिड नाम है बेटा। ये दो नाम आपके सामने नया है बेटा, इनको नाम को याद रखना आप। जैसा मैंने आपको बताया बेटा नामकरण आप लोग सीख जाएंगे कोऑर्डिनेशन में, तो इसको लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है इसका नाम बताना। अभी के लिए आप इन नाम को नोट करके चले। तो एक्वा रिजिया का बेटा यूज क्या होता है कि नोबल मेटल जो होती है इसको घोलने के लिए, इसको यौगिक बनाने के लिए यहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। और एक्वा रिजिया क्या होता है बेटा, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 होता है। इस प्रकार से यहां पर इसकी रिएक्शन बताई जा सकती है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, हम स्टेनलेस स्टील की पिकलिंग करने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए या डाइनाइट्रोटोल्यूम के निर्माण के अंदर होता है। जैसे कि बेटा आप नाम सुना होगा अमोनियम नाइट्रेट जो होता है बेटा, इसका तो यूज होता है विस्फोटक बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में भी यूज होता है। तो बेटा HNO3 के बेटा ये कुछ यूजेस के बारे में बात हुई, इसको नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं।